जय हिंद मेरे भाई। इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। आज क्या पढ़ने वाले हैं भैया? तो आज पार्लियामेंट पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और अगर तुम सीरीज फॉलो कर रहे होगे तो तुम्हें मज़ा आ रहा होगा करने में, ठीक है। आज का लेक्चर्स में हम देखेंगे कि पूरा पार्लियामेंट में क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। कमिटीज़ हैं, क्या क्या पावर हैं, कौन कौन मेंबर्स हैं, कैसी कैसी कमिटीज़ वगैरह हैं, सब देखेंगे, ठीक है। सारे आर्टिकल्स देखेंगे 79 से 122 तक के, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट आवर शो, बिकॉज आज का वीडियो थोड़ा तो लंबा होगा शायद, क्योंकि स्लाइड्स बहुत ज़्यादा बनाए, मतलब आमतौर पर जितने बनते हैं उससे ज़्यादा बनाए, ठीक है। तो माइट बी क्लास थोड़ा ठीक ठाक जाए, है ना। लेट्स सी। और पर मज़ा आएगा यार, इंटरेस्टिंग है, ठीक है, बहुत मज़ा आएगा। चलो देखते हैं। सबसे पहले तो ये दिख रहा है हमें कि पार्ट 5 का ही पार्ट है भैया, क्या पार्लियामेंट, है ना। अभी तक हमने क्या क्या देखा पार्लियामेंट पार्ट 5 में? तो सबसे पहले प्रेसिडेंट देखा, वाइस प्रेसिडेंट देखा, पीएम देखे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स देखे। अब हम लोग पार्लियामेंट देख रहे हैं, ठीक है। जनरल फीचर्स क्या है भैया इसका? तो इंडिया यूजेस द पार्लियामेंट्री वेस्ट मिनिस्टर सिस्टम। भैया मतलब क्या हुआ इसका? तो हमारे पास क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है ना। ये कहां से लिया गया? तो वेस्ट से लिया गया है, ठीक है, ठीक बात है। आर्टिकल 79 क्या कहता है भैया? कि पार्लियामेंट जो है ना वो दो चीजों से बनी होगी, एक तो प्रेसिडेंट साहब से, और बाकी जो दो होंगे वो कौन होंगे? बाकी जो एक हो गए उनमें दो चीज क्या होगी, एक होगी लोकसभा, एक होगी राज्यसभा, ठीक है। इसी के बारे में पूरा डिटेल में हम लोग आज जानेंगे कि राज्यसभा को क्या बोलते हैं भैया? काउंसिल ऑफ स्टेट बोलते हैं, ठीक है, अपर हाउस जिसको बोलते हो। और लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल बोलते हैं, जिसको हम लोग लोअर हाउस बोलते हैं मेरे भाई, ठीक है। सिंपल चीज था, कुछ बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली चीज नहीं थी। अब आते हैं लोकसभा के बारे में थोड़ा जानते हैं, कितने मेंबर्स होते हैं, ठीक है। चलो, तो बोलते हैं भैया सबसे पहला जो है ना वो 17 अप्रैल 1952 में फर्स्ट सिटिंग हुआ था, ठीक है। कब? तो 13 मई को, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना कि कब हुआ था भैया, कि 13 मई को सबसे पहली बार क्या हुआ था, फर्स्ट सिटिंग हुआ था 13 मई 1952 को, ठीक है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूट कब हुआ था? तो 17 अप्रैल को 1952 में, ठीक है। नेम लोकसभा अडॉप्ट किया गया कब? 1954 में, ठीक है। इसमें क्या होता है, मेंबर्स को डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है पीपल के द्वारा। कैसे? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के द्वारा। मतलब क्या हुआ भैया, 18 साल के ऊपर के लोग इसको वोट करके चूज करते हैं अपने किसको, एमपीज को, है ना, डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू, है ना, यही बोल रही है। राज्यसभा क्या कहता है? इसको काउंसिल ऑफ स्टेट बोलते हैं, ये तो हमने देखा। ये 3 अप्रैल 1952 में बना था, और पहला सिटिंग इसका भी कब हुआ था? 13 अप्रैल 1952 को हुआ था। अच्छा, 13 मई 1952 को हुआ था, सॉरी, ठीक है। राज्यसभा कब अडॉप्ट हुआ था? तो सेम 1954 में हुआ था। इसको परमानेंट हाउस बोलते हैं। क्यों भैया? हाउस ऑफ एल्डर्स भी बोलते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये कभी डिसॉल्व नहीं होता, ठीक है। जैसे जो लोकसभा है 5 साल के बाद जो गवर्नमेंट खत्म होती है तो वो डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये क्या होता है, डिसॉल्व नहीं होता। इसमें क्या होता है भैया, हर दूसरे साल 1/3 मेंबर क्या होते हैं, रिटायर्ड होते हैं इसमें, ठीक है। ये ध्यान आगे भी देखेंगे हम। इट इज कंटिन्यूइंग चैम्बर नॉट डिसॉल्व, ये डिसॉल्व ही नहीं होता है, ठीक है। प्रेसिडेंट जो है ना पार्लियामेंट का पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, स्टेटमेंट बेस में पूछ लेता है, ठीक है। हिज एसेंट, इनका एसेंट बहुत जरूरी है ना, किस चीज में? बिल्स को लॉ बनने में, ठीक है। तो यस, प्रेसिडेंट इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट मेरे भाई, ठीक है। अच्छा, आर्टिकल 80 देखते हैं क्या कहता है, ठीक है। अभी हमने 79 देखा था, अब 80 देखते हैं। कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा का बात करता है भैया, कि राज्यसभा में कितने मेंबर्स होंगे, है ना। मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितना होगा? तो 250 होगा, ठीक है। अच्छा, 238 इलेक्टेड हो गए स्टेट और यूटी से, और 12 नॉमिनेट करेगा प्रेसिडेंट, ठीक बात है। किसके बेसिस पे करेगा? तो लिसैस के बेसिस पे। लिसैस क्या होता है भैया? लिटरेचर, साइंस, आर्ट, सोशल साइंस, ठीक है, इसके बेसिस पे। प्रेजेंट स्ट्रेंथ कितना है? तो अभी 245 का स्ट्रेंथ है हमारे पास, जिसमें से 233 इलेक्टेड है और 12 नॉमिनेटेड है, ठीक है। प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है इनको, है ना। सम सीट्स मे बी वैकेंट फॉर एरियाज नॉट अंडर इफेक्टिव इंटेलिजेंस, इफेक्टिव क्या कर रहा हूं मैं, इफेक्टिव इंडियन कंट्रोल, ठीक है। एसएसबी की चीजें आ गई मेरे जुबान पे, है ना। चलो, क्या कहता है भैया, सम सीट्स में बी वैकेंट फॉर एरियाज नॉट अंडर इफेक्टिव इंडियन कंट्रोल। जो अभी है तो वो इंडिया का हिस्सा, लेकिन अभी हमारे कंट्रोल में नहीं है, उनके सीट्स अभी वैकेंट है। जैसे पीओके हो गया, अक्साई चीन हो गया, ठीक है। 5 सीट वैकेंट है, ये ध्यान रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है।
इलेक्शन मेथड क्या है भैया, इनडायरेक्ट है, ठीक है। इलेक्टेड बाय स्टेट लेजिस्लेचर यूजिंग प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन प्लस सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। हमने ये देखा था पहले भी, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या होता है ना, उसके थ्रू ये क्या होते हैं, चूज होते हैं, इलेक्ट होते हैं, ठीक है। इनडायरेक्टली इलेक्शन होता है इनका, किनका, राज्यसभा के मेंबर का, और लोकसभा का क्या होता है, उनका डायरेक्ट हो जाता है, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा इज नॉट इक्वल, भैया इक्वल नहीं है, तो क्या है भैया, इट इज रफली पॉपुलेशन बेस्ड। मेनली क्या है, ये पॉपुलेशन बेस्ड है। जिन एरिया में ज्यादा पॉपुलेशन होगा वहां से ज्यादा लोग चुन के आएंगे, जिनके कम होंगे वहां से कम आएंगे, यही चीज मेंशन कर रहा है। जैसे यूपी के पास मेनी सीट्स, बहुत सीट है इनके पास, है ना। स्मॉल स्टेट के पास कम है, 1 है, जैसे लद्दाख में भी सुनने में आया है कि 1 है। तो ये चीजें क्या होता है, ये पॉपुलेशन बेस्ड चीजें होती है, ठीक है। चलो, हिस्टोरिकल बोरोइंग कहां से लिया हमने ये, तो ये राज्यसभा का जो मॉडल है वो हम साउथ अफ्रीका से लिए, याद रखना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। राज्यसभा का कहां से लिए, तो साउथ अफ्रीका से, ऐसे याद रखना। आर से राज्यसभा और एस से क्या होता है, साउथ अफ्रीका, और आर और एस होता है ना, RSTUVWXYZ, तो RS, ठीक है, ऐसे याद रखना है। नॉमिनेशन कैसे होगा, इंस्पायर्ड बाय आयरलैंड, इसके जो नॉमिनेशन है वो आयरलैंड से इंस्पायर्ड है, ठीक है भैया, समझ गया। आगे बता दो 81 क्या कहता है, कंपोजिशन ऑफ लोकसभा के बारे में बात करता है इसमें। मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितना होगा, तो टोटल 550 मेंबर्स होंगे, जिसमें से 530 मेंबर्स जो होंगे वो स्टेट से आएंगे, और यूपी से कितने आएंगे भैया, यूपी अप टू, सॉरी यूपी कह रहा हूं मैं सॉरी यार, अप टू 20 फ्रॉम यूनियन टेरिटरीज, ठीक है, पढ़ने में हो जाता है कभी कभी, चलो कोई नहीं। प्रेजेंट स्ट्रेंथ कितना है भैया, तो 543 टोटल लोग हैं ना, इलेक्टेड मेंबर्स हैं, ठीक बात है, अभी के स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग कह रहा है ये। अर्लियर प्रोविजन के बारे में देखते हैं, पहले क्या प्रोविजन था, तो प्रेसिडेंट कुड नॉमिनेट 2 एंग्लो इंडियन, ठीक है। पहले क्या होता था कि 2 एंग्लो इंडियन को, एंग्लो इंडियन क्या होता है भैया, जो है तो किसी और देश का लेकिन किसी भी तरीके से अभी इंडिया में रह रहा है, ठीक है, तो उनको नॉमिनेट करते थे प्रेसिडेंट, ठीक है। या तो वो इंडिया का सिटीजनशिप ले लिया है, या तो किसी के थ्रू, जैसे शादी कर लिया तो यहां बस गया है, उस तरीके से यहां पे है, तो उसको नॉमिनेट करते थे कौन, प्रेसिडेंट साहब पहले। लेकिन ये रिमूव हो गया, ठीक है, ये कंटिन्यू नहीं हुआ, कब से, 2019 के बाद से। और ये रिमूव कैसे किया गया, तो 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ये रिमूव कर दिया गया, ठीक है। लोकसभा मेंबर आर इलेक्टेड डायरेक्टली, लोकसभा बताया मैंने कि डायरेक्टली होता है। रिप्रेजेंटेशन इज एडजस्टेड टू कीप रिलेटिव पॉपुलेशन बैलेंस, सेम वही चीज है कि भैया रिलेटिव पॉपुलेशन बैलेंस देखा जाता है। मतलब क्या हुआ कि जहां पे ज्यादा डेंस पॉपुलेटेड एरिया होगा वहां से ज्यादा लोग चुन के आएंगे, जहां से कम होगा वहां से कम लोग चुन के आएंगे, सिंपल है, ठीक बात है। कलर्स ऑफ कारपेट, कल्चरल नोट क्या कहता है ये, तो लोकसभा को ना ग्रीन कारपेट बोलते हैं, क्यों, क्योंकि ये सिंबलाइज करता है एग्रीकल्चर को और ग्रास रूट डेमोक्रेसी को, है ना, क्योंकि लोग चुन के भेज रहे हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को, है ना, तो ये इसीलिए क्या करता है, एग्रीकल्चर को सिंबलाइज करता है और ग्रास रूट डेमोक्रेसी को सिंबलाइज करता है। राज्यसभा क्या है भैया, रेड कारपेट बोलते हैं, क्यों, क्योंकि ये सिंबलाइज करता है डिग्निटी को, रॉयलिटी को, ठीक है, सेक्रीफाइस इन फ्रीडम स्ट्रगल, इसको ये सिंबलाइज करता है, ठीक बात है भैया, समझ गया, इंपॉर्टेंट था वो, ठीक है, ध्यान रखना उसको। चलो आर्टिकल 82 देखते हैं, डेलिमिनेशन कमीशन क्या होता है भैया, डेलिमिनेशन क्या होता है, ठीक है। तो रीएडजस्टमेंट आफ्टर सेंसस क्या बोलता है भैया, तो डेलिमिनेशन कमीशन था एक, ठीक है, जो कि रिड्रॉ कॉन्स्टिट्यूएंसी बाउंड्री आफ्टर एवरी सेंसस, हर 10 साल के बाद वो ना कॉन्स्टिट्यूएंसी तय करता था, जितने पॉपुलेशन बचे या बढ़े उसके अकॉर्डिंग चीजें एडजस्ट की जाती थी बार बार। जैसे इंपॉर्टेंट डेलिमिनेशन ईयर्स कौन कौन सा है, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, 52, 62, 72, 2002, इनमें चेंज हुई थी, इनमें चीजें बदली गई थी, ठीक है। लास्ट टाइम कब हुआ है अभी तक, तो 2002 में हुआ है, उसके बाद से नहीं हुआ है। की कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अफेक्टिंग डेलिमिनेशन क्या बोलता है भैया, देखते हैं कि कौन कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अफेक्ट किया है इसको, तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में जो आया था, है ना, फ्रोज कर दिया, क्या कर दिया भैया, तो एलोकेशन ऑफ सीट्स ऑन द बेसिस ऑफ 1971 सेंसस, क्या बोलता है भैया ये, कि 1971 का जो सेंसस था ना, उसके बेसिस पे ये सीट्स नहीं मिलेगा, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ 42nd एक्ट के तहत, ठीक है, जो कि 1976 में आया था, ठीक बात है। 2000 तक इनिशियली फ्रीज किया गया था, लेकिन आगे भी कंटिन्यू होता गया, ठीक है। 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि 2001 में आता है, वो क्या करता है, एक्सटेंड कर देता है फ्रीज को, है ना, 2026 तक, ठीक बात है। 87th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आता है 2003 में, ये क्या कहता है, अलाउ करता है डेलिमिनेशन बेस्ड ऑन 2001 सेंसस विद सम माइनर एडजस्टमेंट, कुछ एडजस्टमेंट के साथ साथ
चीजें उसके बेसिस पे काम करना शुरू करेंगे। ठीक है, डिलिमिनेशन होता क्या है, फिक्स करता है, लिमिट करता है बाउंड्रीज को टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी का। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि मान लो पर्टिकुलर एरिया में कुछ सीटें हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, सेंसस हुआ, पता चला इस बार की भैया वहां का पॉपुलेशन ना घट गया है। अब घट गया है क्योंकि पॉपुलेशन घटा है तो वहां से लोग रिप्रेजेंटेटिव कम जाएंगे, है ना, क्योंकि हम क्या देखें, पॉपुलेशन बेस्ड होता है चीजें, तो वहां से रिप्रेजेंटेटिव कम भेजने को तय करने के लिए ये डिलिमिनेशन कमीशन होता है। ठीक है, आई होप तुम्हें समझ में आ गई होगी चीजें। चलो 83rd देखते हैं क्या होता है, ड्यूरेशन ऑफ हाउस, कितने कितने साल के लिए ये बनती है। सबसे पहले राज्यसभा का देखते हैं। जैसे मैंने बताया कि ये परमानेंट होती हैं और डिसॉल्व नहीं करती। इसके जो मेंबर्स हैं 1/3 मेंबर हर 2 साल में क्या होता है, रिटायर्ड करते हैं ना, तो इसलिए इसका टर्म देखोगे तो 6 साल का है। ठीक है, ठीक बात है। लोकसभा का कितना है भैया, तो 5 साल का टेन्योर होता है। ये एक्सटेंड हो सकता है इमरजेंसी के टाइम पे, नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे, ठीक है, जो कि 1 साल हो सकता है एक बार में, ध्यान रखना। इमरजेंसी के जैसे इमरजेंसी खत्म होती है तो इलेक्शन करवाया जाएगा, जो कि 6 महीने के अंदर करवाना होगा। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। चलो क्या कहता है भैया आर्टिकल 84 क्या कहता है, क्वालिफिकेशन ऑफ फॉर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एमपी जो होते हैं ना, उनके क्वालिफिकेशन के बारे में कहता है। तो भैया देखो, ये सिटीजन ऑफ इंडिया तो होना ही होना चाहिए। एज क्या होना चाहिए, तो 25 साल लोकसभा के लिए और 30 साल राज्यसभा के लिए। अगर प्रेसिडेंट बनना हो तो 35 साल। ठीक है, अदर क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, जो कि प्रिस्क्राइब करता है पार्लियामेंट, नॉट डिस्क्वालिफाइड अंडर लॉ, कोई भी लॉ वॉलेट डिस्क्वालीफाई नहीं होना चाहिए किसी भी लॉ के अंडर में। और दूसरा चीज ये कि जो वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वाला होता था ना, वो सारी चीजें भी इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, चलो आर्टिकल 85 देखते हैं। सेशंस के बारे में बात करता है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। सेशंस आर समन बाय प्रेसिडेंट, समन कौन करता है, बहुत इंपॉर्टेंट, पहला ही क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, क्या बोलता है भैया, कौन करता है समन, तो प्रेसिडेंट करता है। ठीक है, कॉमनली देयर आर 3 मेन सेशन ईच ईयर, सेशन भैया 3 तरह के हैं। ठीक है, कौन कौन, बजट सेशन जो कि फरवरी से अप्रैल तक चलता है, मॉनसून जो कि जुलाई अगस्त तक चलता है, विंटर जो कि दिसंबर से चलता है। ठीक है, मैक्सिमम परमिसिबल गैप कितना होता है भैया, तो सेशंस के बीच में परमिशन दी जाती है गैप के लिए, मान लो मैक्सिमम गैप कितना हो सकता है, तो वो 6 महीने का होता है। ठीक है, 6 महीने का हो सकता है, उससे पहले ही करवाना होता है, ध्यान रखना है इसको। ठीक है, वेज आर सिटिंग सेशंस एंड और इंटरप्टेड, कैसे इंटरप्ट किया जाता है सेशंस को, कैसे खत्म किया जाता है, कैसे शुरू किया जाता है, ये हम देखेंगे। ठीक है, करता कौन है भैया, तो वो भी देखेंगे। ठीक है, चलो पहला क्या है, एडजर्नमेंट होता है, टेम्पररी सस्पेंशन होता है फॉर द डे और पोर्शन ऑर्डर्ड बाय प्रेसाइडिंग ऑफिसर्स, स्पीकर या चेयरमैन। मतलब क्या बोलता है भैया कि एडजर्नमेंट मतलब क्या होता है कि टेम्पररी सस्पेंशन, आज जैसे मान लो एडजर्नमेंट अनाउंस हुआ तो इसका मतलब आज के लिए सस्पेंड है, कल के लिए नहीं। ठीक है, टेम्पररी सस्पेंड हुआ है, ठीक बात है। करेगा कौन, ये ध्यान रखना, या तो स्पीकर करेगा या तो चेयरमैन करेगा। अच्छा, एडजर्नमेंट सीने डाई अगर होता है तो इसका मतलब क्या हो जाता है, एडजर्नमेंट विदाउट फिक्सिंग अ डेट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ध्यान रखना इसको, ये पूछता है। ठीक है, एडजर्नमेंट कब तक होगा भैया, जब तक अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है, फिक्स नहीं हुआ है डेट। ठीक है, कोई भी डेट फिक्स करके नहीं होगा ये। ठीक है, जब तक नेक्स्ट सिटिंग नहीं होगा। ठीक है, चलो उसके बाद क्या बोलता है भैया, तो प्रोरोगेशन क्या होता है, फॉर्मल क्लोजिंग ऑफ अ सेशन, कोई भी सेशन को अगर फॉर्मल बंद करते हैं, फॉर्मल कंप्लीट करते हैं, फॉर्मल क्या करते हैं, क्लोज करते हैं, तो वो प्रोरोगेशन होता है। इसको करता कौन है, ये ध्यान रखना, तो प्रेसिडेंट साहिबा करती है। ठीक है, डिसोल्यूशन क्या होता है भैया, ये सिर्फ लोकसभा में होता है, राज्यसभा में नहीं। क्यों, ये आगे जानेंगे। कंप्लीट डिसोल्यूशन ऑफ द हाउस, इसमें क्या होता है, सारे हाउस डिसॉल्व हो जाते हैं। अभी हमने देखा था कि भैया राज्यसभा तो डिसॉल्व हो नहीं सकता, इसलिए राज्यसभा में ये चीजें नहीं होती है। ठीक है, ध्यान रखना इसको। चलो अब क्या कहता है भैया, ये मोशन के बारे में बात करता है, व्हाट दे आर एंड स्पेसिफिक एडमिशन रूल क्या है, देखते हैं। मोशन होता क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं। एक फॉर्मल प्रपोजल होता है, ठीक है, इंट्रोड्यूस टू ड्रॉ द हाउस अटेंशन टू अ डेफिनेट मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। मान लो सेशन चल रहा है, ठीक है, और उस बीच में पब्लिक का कोई इंपॉर्टेंट मैटर है जो हमको अभी डिस्कस करना है पार्लियामेंट में, तो उसके लिए क्या होता है, एक मोशन को इंट्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, उसी के बारे में कह रहा है ये। इसका क्या कंडीशन क्या है, कैसे ये इंट्रोड्यूस होगा, तो एक मोशन को अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस के तौर पे 50 मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए। ठीक है, जिसको 50 मेंबर का अगर सपोर्ट मिलता है उस मोशन को, उस पर्टिकुलर टॉपिक को, तो ही आगे वो डिस्कस किया जाएगा उस समय। ठीक है, ये ध्यान रखना है। मेजर पार्लियामेंट्री मोशन, कौन कौन से मोशन होता है वो देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से नोट डाउन करते चलना। ठीक है, जो मैं पॉइंट्स बोलूंगा उसको।
सेंसर मोशन क्या होता है भैया? तो सबसे पहले पर्पस क्या है ये देखते हैं। तो ये टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज या एक्शन। गवर्नमेंट का कोई पॉलिसी है या कोई एक्शन है जिसके खिलाफ हमें स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल दिखाना है, तो हम क्या करेंगे भैया? हम सेंसर मोशन पास करेंगे। ठीक है, सेंसर मतलब ही होता है किसी चीज पे रोक लगाना, है ना। मस्ट स्टेट रीजन फॉर द सेंसर। देखो, लगा तो देंगे भैया मोशन ला तो लेंगे, लेकिन इसके पीछे रीजन होना चाहिए। ठीक है, कैन टारगेट एन इंडिविजुअल मिनिस्टर। ये इसमें क्या है? एक मिनिस्टर्स को भी टारगेट कर सकते हैं, एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को भी कर सकते हैं, या फिर पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये पास हो जाता है तो इट इज पॉलिटिकली डैमेजिंग। ये पॉलिटिकली डैमेजिंग है, बट does not automatically require resignation of government, not constitutional compulsion। अगर ये पास हो भी जाता है ना, तो चाहे तो वो जो मुद्दा जिसके अगेंस्ट ये चीज हुआ है वो रुक जाए, वो चलेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे गवर्नमेंट को रिजाइन देना पड़ेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में तुम्हें को इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा नो कॉन्फिडेंस मोशन के रिलेटेड। ठीक है, क्या कहता है भैया? पर्पस है टू टेस्ट द वेदर लोकसभा हाउसेस ऑफ पीपल जो है वो कॉन्फिडेंस है कि नहीं, उसके पास कॉन्फिडेंस है या नहीं है। मतलब क्या भैया? कि उनके आपस में यूनिटी है या नहीं, कहीं उनमें ही तो भेदभाव नहीं है। ठीक है, और ये कैसे चेक होता है? तो ये नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करके चेक होता है। क्या होता है इसमें भैया? तो ये तो बता दिया कि इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का कॉन्फिडेंस चेक करने के लिए। दूसरा, नो रीजन रिक्वायर्ड टू इंट्रोड्यूस। ये विदाउट रीजन भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? कैन बी मूव ओनली अगेंस्ट द इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल के खिलाफ नहीं हो सकता, ये पूरे इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के खिलाफ जाएगा, तभी ये इंट्रोड्यूस हो सकता है। ठीक है, चलो, इफ पास, अगर ये पास हो जाता है तो पूरे गवर्नमेंट को रिजाइन देना पड़ जाएगा, मतलब इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है उनको रिजाइन देना पड़ेगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट, याद रखना है इसको। थर्ड क्या आता है? पॉइंट ऑफ ऑर्डर आता है। क्या होता है इसमें भैया? रेज्ड व्हेन प्रोसीजर और रूल्स इन द हाउसेज आर वॉयलेटेड टू बी बिलीव टू बी वॉयलेटेड। मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी रूल अगर पार्लियामेंट में वॉयलेट हो रहा है, ठीक है, हाउस में वॉयलेट हो रहा है, तो उसके अगेंस्ट, उसके खिलाफ ये चीजें पॉइंट ऑफ ऑर्डर को लाया जा सकता है। कोई भी डिबेट, नो डिबेट इज अलाउड ऑन द पॉइंट ऑफ ऑर्डर, द प्रिसाइडिंग ऑफिसर रूल। ये क्या है भैया? कोई भी डिबेट हो रहा है तो पॉइंट, नो डिबेट इज अलाउड ऑन पॉइंट ऑफ ऑर्डर। पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे कोई डिबेट अलाउ नहीं होगा। ठीक है, ये क्या है? प्रेसाइडिंग ऑफिसर का रूल है, ये ध्यान रखना है। ठीक बात है। अब प्रेसाइडिंग ऑफिसर कौन होता है? देखो, लोकसभा है तो स्पीकर होगा, राज्यसभा है तो चेयरमैन साहब होंगे। ठीक है, सिंपल है। सेंसर वर्सेस नो कॉन्फिडेंस मोशन, दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं। सबसे पहले क्या कहता है भैया? सेंसर के बारे में बात करता है। नीड रीजन, ठीक है, कैन बी अगेंस्ट इंडिविजुअल ग्रुप, नो ऑटोमेटिक रेजिग्नेशन, नो, अच्छा, कॉन्फिडेंस क्या बोलता है भैया? कि वही बोलता है कि सेंसर जो है ना, हम किसी सिंगल मिनिस्टर्स के खिलाफ निकाल सकते हैं, पास करवा सकते हैं। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के खिलाफ करवा सकते हैं, कोई ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के खिलाफ भी करवा सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होगा? जरूरी नहीं है कि पूरे गवर्नमेंट या पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रेजिग्नेशन देना पड़ेगा। लेकिन क्या बात है, जब नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है तो उसमें एक कंडीशन है, अगर वो पास हो गया तो पूरे गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा? रेजिग्नेशन देना पड़ेगा। ठीक है, मैंडेटरी है, ये ध्यान रखना। कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है ये। ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या क्या पूछे जाते हैं पार्लियामेंट में जब सेशंस कंडक्ट होते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या है। सबसे पहला आता है स्टार्ट क्वेश्चन। ठीक है, कैसा क्वेश्चन? स्टार्ट क्वेश्चन। क्या होता है भैया? ये ओरली पूछा जाता है, इसीलिए ओरली आंसर चाहिए होता है। ठीक है, ओरल आंसर चाहिए होता है। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आर अलॉट। सिंपल है, देखो समझो। क्या होता है कि जैसे मान लो ओरली क्वेश्चन किया मैंने, ओरली कोई आंसर कर रहा है, तो ऑब्वियसली अगर ओरल जवाब दे पा रहा है वो, तो मैं तुरंत क्वेश्चन कर सकता हूं ना, इसमें तो कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है, इसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चन अलाउ होता है। ठीक है, अब आता है एक अनस्टार्ट क्वेश्चन। इसमें क्या है? इसमें ना क्यूरी को रिटर्न देना पड़ता है, रिटर्न आंसर चाहिए होता है। ठीक है, और अब समझो कि जैसे मैंने एक क्वेश्चन पूछा लिख के, अब उसको आंसर लिखित में चाहिए हमको, तो लिखित में तुरंत तो मिलेगा नहीं, टाइम लगेगा उसमें, तो उसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं आ सकता है। ठीक है, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं आ सकता, इसलिए हमेशा जब भी ये आएगा वो न्यू क्वेश्चन के फॉर्म में आएगा। ठीक है, एक होता है शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। उसमें क्या होता है? एडमिटेड फॉर अर्जेंट मैटर, अर्जेंट मैटर के लिए एडमिट करना पड़ेगा उसको। ठीक है, पेज नोट्स 10 प्रायर नोटिस एज टिपिकल प्रैक्टिस। अच्छा, क्या करता है भैया? इसमें 10 दिन का नोटिस देना पड़ेगा पहले। ठीक है, इस टाइप ऑफ क्वेश्चन को
पूछने से पहले, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। ये जो टाइम डेट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कैन बी एड्रेस टू प्राइवेट मेंबर्स टू, प्राइवेट मेंबर से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। प्राइवेट मेंबर हो गया, और नॉन मिनिस्टर जो होते हैं उसी को प्राइवेट मेंबर बोलते हैं बेसिकली। जिनको मिनिस्ट्री नहीं मिली होती है ना, वो प्राइवेट मेंबर के कैटेगरीज में आते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। आर्टिकल 86 क्या कहता है? प्रेसिडेंट्स राइट्स टू एड्रेस एंड सेंड मैसेज। भैया ये एक राइट है प्रेसिडेंट का, भले वो नॉमिनल हेड हो, उनका राइट क्या है? एड्रेस करने का और सेंड करने का मैसेज। देखते हैं क्या बोलता है। प्रेसिडेंट में एड्रेस आइदर और बोथ हाउसेस, या तो कोई एक हाउस को या तो दोनों हाउस को वो एड्रेस कर सकता है, ठीक है। मैसेज भेज सकता है कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक पे, सॉरी यार, ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक पे, जैसे मान लो कोई अचानक से कुछ हो गया एक जगह पे, ठीक है, तो पूरे सेशंस, पूरे पार्लियामेंट का एक जगह पे अटेंशन ड्रॉ करने के लिए कोई भी मैसेज सेंड कर सकता है हाउस में, ठीक है, ध्यान रखना ये। या फिर चाहे कोई बिल के रिकंसिडरेशन में अगर मैसेज भेजना हो तो वो भी भेजा जा सकता है प्रेसिडेंट के थ्रू, ये उनका राइट है, ठीक है। आर्टिकल 87 क्या कहता है? स्पेशल एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट। स्पेशल एड्रेस में क्या है भैया? तो ये दोनों हाउस को एड्रेस करेगा एट द फर्स्ट सेशन आफ्टर द जनरल इलेक्शन। जैसे जनरल इलेक्शन होता है और उसका जो फर्स्ट सेशन होता है, उसमें प्रेसिडेंट का राइट है कि वो उसमें क्या करेगा? एड्रेस करेगा, ठीक है, ठीक बात है। चलो, और क्या कहता है भैया? एट द फर्स्ट सेशन ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर, हर फाइनेंशियल ईयर, बजट वाले जो सेशन स्टार्ट होते हैं, ठीक है, हर फाइनेंशियल ईयर से पहले उनको ये करना है, ठीक है, एट द फर्स्ट ऑफ ईच फाइनेंशियल, ठीक बात है, एड्रेस करेंगे वो। आफ्टर द एड्रेस द हाउस गिव्स अ मोशन ऑफ थैंक। उसके बाद क्या होगा? मोशन ऑफ थैंक्स दिया जाएगा हाउस के द्वारा, ठीक है। चलो, एंड डिस्कशन वोटिंग ऑन इट फॉलोज, ठीक बात है भैया। अब 88 देखते हैं क्या कहता है। 88 राइट्स ऑफ मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल इन द हाउसेस। राइट्स ऑफ मिनिस्टर का बात करता है और अटॉर्नी जनरल इन हाउसेस का बात करता है। क्या बोलता है? मिनिस्टर्स कैन स्पीक इन आइदर हाउस बट कैन वोट ओनली इन दैट ऑफ विच दे आर अ मेंबर। मिनिस्टर्स कैन स्पीक इन आइदर हाउस, या तो वो तो कोई भी हाउस में बोल सकते हैं, लेकिन वोट किस में कर सकते हैं? जिसके वो मेंबर्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल राज्यसभा का कोई मेंबर है, तो देखो बोल तो सकता है वो लोकसभा में भी चीजें, ठीक है, लेकिन वोट नहीं कर सकता क्योंकि वो उसका मेंबर है ही नहीं, ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना। दूसरा क्या कहता है? अटॉर्नी जनरल के बारे में। ये एक मेंबर नहीं होते हैं आइदर हाउस के, लेकिन इनके पास राइट होता है, राइट टू स्पीक इन बोथ द हाउस, लेकिन वोट करने का अधिकार नहीं है, ठीक है, क्योंकि वोट करने का अधिकार किनके पास है? जो सिर्फ मेंबर है वहां के, ठीक है, ये भी ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अटॉर्नी जनरल वाला जो पॉइंट है ये एग्जाम में पूछता है, ठीक है। चलो, अब देखते हैं ऑफिसेस ऑफ राज्यसभा। ऑफिसेस है क्या? ठीक है, देखते हैं क्या बोलता है। आर्टिकल 89 क्या कहता है? तो चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन के बारे में बात करता है। इसमें क्या होता है? चेयरमैन ऑफ राज्यसभा जो होते हैं वो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, इन्हीं को क्या बोलते हैं? एक्स ऑफिशियल चेयरमैन बोलते हैं, है ना, वाइस प्रेसिडेंट साहब को, ठीक है, ध्यान रखना इसको। और इनको सैलरी जो मिलता है वो किस चीज के लिए मिलता है? तो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन के तौर पे मिलता है, ध्यान रखना है इनको, ठीक है, कि राज्यसभा के चेयरमैन है इसलिए सैलरी मिल रहा है। एज अ वाइस प्रेसिडेंट कोई सैलरी नहीं मिलता है इनको, ठीक है। चलो, ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, ये तो मेंबर नहीं होते राज्यसभा के, सो हिज वोटिंग राइट्स डिफर, इसीलिए इनको वोटिंग राइट नहीं मिलता है मेरे भाई, ठीक है। लेकिन एक बार है जब ये वोट कर सकते हैं, वो कब? अगर टाई होता है तब, ध्यान रखना, ठीक है। टाई करने वक्त स्पीकर भी वोट कर सकता है, वाइस प्रेसिडेंट भी कर सकता है, सॉरी, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा जो कि वही वाइस प्रेसिडेंट ही होते हैं वो भी कर सकते हैं टाई के टाइम पे। लेकिन अगर वाइस प्रेसिडेंट जो है मेंबर है सिर्फ, तो सॉरी, मेंबर तो होता ही नहीं है वैसे, लेकिन लोकसभा में क्या होता है? स्पीकर जो होता है वो मेंबर होता है पहले, है ना, एमपी होता है वहां के, उसको इलेक्ट किया जाता है एज अ स्पीकर। तो वो अगर स्पीकर नहीं भी है तो भी वो वोट कर सकते हैं, क्योंकि वो नॉर्मली क्या है? एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा वो वोट करेंगे। लेकिन इन केस ऑफ राज्यसभा द वाइस प्रेसिडेंट विल नॉट वोट बिकॉज ही इज वॉट? ही इज नॉट द मेंबर ऑफ राज्यसभा, राइट। तो ये चीज ध्यान रखना। डिप्टी चेयरमैन के बारे में क्या कहता है? इलेक्टेड बाय राज्यसभा फ्रॉम एमंग इट्स मेंबर। अब देखो, डिप्टी चेयरमैन का एक स्पेशल केस है कि भैया डिप्टी चेयरमैन वही बनता है जो राज्यसभा का मेंबर है। अब देखो, मस्त बात यह है कि चेयरमैन जो है वो मेंबर नहीं है, लेकिन डिप्टी चेयरमैन जो है वो मेंबर है, तो इनके पास जो है ना वोटिंग राइट्स रहता है जब ये वहां के मेंबर के तौर पे एक्ट कर रहा होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। एक्ट एज चेयर इन द चेयरमैन्स एब्सेंस, जब चेयरमैन नहीं होते हैं
तो ये एक्ट करते हैं उनके जगह पे। ठीक बात है। अब आर्टिकल 90 देखते हैं क्या बोलता है भैया। रेजिग्नेशन बोलता है और रिमूवल ऑफ डेप्यूटी चेयरमैन के बारे में बात करता है। तो रेजिग्नेशन डेप्यूटी चेयरमैन देता किसको है, तो चेयरमैन को देगा, और चेयरमैन जो है वो डेप्यूटी चेयरमैन को देगा। रिमूवल बाय इफेक्टिव मेजोरिटी, इनको निकाला जा सकता है इफेक्टिव मेजोरिटी के तौर पे। टोटल मेंबरशिप ऑफ राज्यसभा जिसको बोलते हैं, ठीक है, टोटल मेंबरशिप ऑफ राज्यसभा के इफेक्टिव मेजोरिटी से इनको निकाला जा सकता है, ठीक है, ध्यान रखना। चलो, इफेक्टिव मेजोरिटी क्या होता है, तो मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप माइनस वैकेंसी, जितनी भी वैकेंसीज हैं और टोटल मेंबरशिप जितनी है उसको माइनस कर दोगे तो इफेक्टिव मेजोरिटी कहलाता है वो, ठीक है, ध्यान रखना इसको। बाकी इसको और भी डिटेल में हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, आर्टिकल 91 क्या कहता है भैया, पावर एंड ड्यूटीज ऑफ डेप्यूटी चेयरमैन के बारे में बात करता है। क्या क्या पावर है देखते हैं। सबसे पहला है कि प्रेसाइड्स व्हेन चेयरमैन इज एब्सेंट। भैया डिप्टी चेयरमैन तब एक्ट करेगा जब वाइस प्रेसिडेंट नहीं है, मींस चेयरमैन नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। अगर बोथ द चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन सीट आर वेकेंट, अगर दोनों वेकेंट है, डेप्यूटी चेयरमैन का भी और चेयरमैन का भी, तो प्रेसिडेंट में अपॉइंट एनी मेंबर, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्रेसिडेंट फिर अपॉइंट करेगी कोई एक मेंबर्स को जो ये सारे ड्यूटीज परफॉर्म करेंगे, ठीक है। इन प्रैक्टिस देयर इज अ पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन अपॉइंटेड बाय चेयरमैन हु प्रेसाइड्स व्हेन बोथ आर एब्सेंट। दिस प्रैक्टिस इज नॉट एक्सप्लिसिटली इन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या कहता है भैया, देखो नॉर्मली क्या होता है कि जब राज्यसभा में चेयरमैन साहब होते हैं तो वो पहले से ही कुछ मेंबर्स के टीम को प्रिपेयर्ड रखते हैं कि भैया एक पैनल के तौर पे रखते हैं कि अगर मैं एब्सेंट रहूंगा या डिप्टी चेयरमैन एब्सेंट रहेंगे तो उन पैनल में से किसी एक को आके यहाँ पे एज अ चेयरमैन काम करना है, ठीक है। वो पहले से ही चेयरमैन साहब क्या करते हैं, पैनल बना के रखते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। अब एक बात और है कि क्या ये मेंशन्ड है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो नहीं है, यही पूछेगा घुमा के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में, ठीक है, फंसोगे यहीं पे, ध्यान रखना, नहीं है। अच्छा, आर्टिकल 92 क्या कहता है भैया, ये बात करता है चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन नॉट टू प्रिसाइड ड्यूरिंग देयर रिमूवल, ठीक है। ड्यूरिंग डिस्कशन ऑफ देयर ओन रिमूवल दे कैनॉट प्रिसाइड। जब उनके किस चीज का रिमूवल का डिस्कशन चल रहा होगा तो वो प्रिसाइड नहीं कर सकते, ठीक है। वो दे कैन पार्टिसिपेट एंड वोट इन प्रोसीडिंग, भैया वो प्रोसीडिंग में काम वोट में काम करेंगे, ठीक है, वोट इन फर्स्ट इंस्टेंस देंगे, लेकिन चेयरमैन के तौर पे नॉट बीइंग अ मेंबर कैन नॉट एक्सरसाइज कास्टिंग वोट, कास्टिंग वोट नहीं दे सकते क्योंकि उनपे उस समय क्या चल रही है, रिमूवल की प्रोसेस चल रही है, ठीक बात है। अब क्या आता है, स्पीकर ऑफ ऑफिसर्स ऑफ लोकसभा के बारे में देखते हैं। तो क्या होता है इसमें भैया, आर्टिकल 93 क्या कहता है, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, ठीक है, ये राज्य लोकसभा के हैं। तो स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर आर इलेक्टेड बाय लोकसभा मेंबर्स बाय सिंपल मेजोरिटी। इनको किससे वो किया जाता है, इलेक्ट किया जाता है, तो सिंपल मेजोरिटी से करते हैं, ध्यान रखना इसको। पहले स्पीकर कौन थे, अक्सर एग्जाम में पूछता है, तो जेबी मावलंकन जी थे, ठीक है। फर्स्ट डेप्यूटी स्पीकर कौन थे, तो एम ए अय्यंगार थे, ये भी याद रखना, ठीक है। 94 क्या कहता है भैया, आर्टिकल 94 बात करता है रेजिग्नेशन एंड रिमूवल ऑफ स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर। रेजिग्नेशन और रिमूवल के बारे में बात करता है भैया, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के। कैसे होता है भैया, तो स्पीकर जो है ना वो अपना रेजिग्नेशन किसको देगा, डिप्टी स्पीकर को, और डिप्टी स्पीकर किसको देगा, स्पीकर साहब को देगा। इफेक्टिव मेजोरिटी से ये रिमूव होंगे, ठीक है। स्पीकर कंटिन्यूज इन द ऑफिस इवन आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा अंटिल द न्यूली इलेक्टेड लोकसभा मीट्स एंड इलेक्ट्स अ स्पीकर। क्या बोल रहा है भैया, ये यही कह रहा है मेरे भाई कि अगर लोकसभा डिसॉल्व भी हो जाती है ना तो स्पीकर एक ऐसा शख्स है जो अपना ऑफिस को कंटिन्यू रखेगा तब तक जब तक एक नया क्या बनता है, नया लोकसभा का मेंबर्स चूज नहीं होता, बनता नहीं, और वहां एक स्पीकर अपॉइंट नहीं होगा, तब तक ये स्पीकर के तौर पे काम करते रहेगा, ठीक है, ध्यान रखना। डेट ऑफ इलेक्शन में क्या बोलता है, प्रेसिडेंट फिक्स द डेट फॉर द स्पीकर सिलेक्शन एंड स्पीकर फिक्स द डेट फॉर डिप्टी स्पीकर सिलेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, एग्जाम में पूछता ही है। क्या पूछता है भैया कि जो स्पीकर को चूज किया जाएगा उसका तो एक डेट होगा, इलेक्ट हो गए वो, तो उसका जो डेट ऑफ इलेक्शन है ना वो प्रेसिडेंट डिसाइड करता है, और डिप्टी स्पीकर का जो सिलेक्शन होता है, इलेक्शन होता है, उनके लिए डेट कौन डिसाइड करते हैं, वो स्पीकर साहब करते हैं, ठीक बात है, समझ गए। आर्टिकल 95 देख लेते हैं, पावर टू परफॉर्म ड्यूटीज, ये बात बोलता है। क्या है भैया पावर, तो डिप्टी स्पीकर प्रेसाइड करेगा स्पीकर ऑफ एज ए स्पीकर कब, इन द एब्सेंस ऑफ स्पीकर। मतलब भैया कि अगर स्पीकर का सीट खाली है ना, मान लो वो एब्सेंट है फॉर सर्टेन रीजन, जैसे एग्जांपल में या तो सर्टेन डेथ हो गया या फिर सर्टेन तबियत खराब हो गई या
वो किसी और ड्यूटीज पे लगे हुए हैं, तो उनके तौर पे कौन एक्ट करेगा? डिप्टी स्पीकर एक्ट करेगा, ठीक है। इफ बोथ पोस्ट आर वैकेंट, अगर दोनों पोस्ट वैकेंट है, स्पीकर भी नहीं है डिप्टी स्पीकर भी नहीं है, तो यहां भी सेम क्या है, एक पैनल है चेयरपर्सन का, जो उसमें से कोई एक प्रिसाइड करेगा, जिसको अपॉइंट कौन करके रखता है? तो स्पीकर करके रखता है। वेरी इंपॉर्टेंट। अब आर्टिकल 96 देखते हैं क्या बोलता है। स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर नॉट टू प्रिसाइड ड्यूरिंग देयर रिमूवल। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर भी जो है अपने रिमूवल के टाइम में प्रिसाइड नहीं करेगा, ठीक है। कहता है व्हेन अ मोशन टू रिमूव द स्पीकर और डिप्टी स्पीकर इज अंडर डिस्कशन दे कैन नॉट प्रिसाइड ओवर दैट मीटिंग। उस मीटिंग में वो प्रिसाइड नहीं कर सकते जब उनको उनके रिमूवल की बात हो रही होगी। दे मे पार्टिसिपेट इन द डिबेट, डिबेट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वोट करने पे कर सकते हैं, लेकिन कास्टिंग वोट दैट इज टाई वोट। कास्टिंग वोट क्या होता है? टाई वोट जिसको बोलते हो, जब दोनों तरफ की वोटिंग सेम होती है तो कास्टिंग वोट का पावर किसके पास होता है? स्पीकर के पास होता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये कौन कर सकता है? स्पीकर कर सकता है। अब देखो स्पीकर पे यहाँ रिमूवल की बात चल रही है, जब स्पीकर पे रिमूवल की बात चल रही है तो वो कास्टिंग वोट कैसे कर सकता है? इसलिए कह रहा है कि एज अ मेंबर वो वोट तो कर सकता है अपने लोकसभा में, क्योंकि वो मेंबर है उसका, ठीक है, उसी में से चुना गया है स्पीकर, तो वोट एज अ मेंबर कर सकता है। लेकिन जब उस पर कार्रवाई हो रही है, जब उनके रिमूवल की बात चल रही है, तो वो कास्टिंग वोट नहीं कर सकते, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। चलो क्या बोलते हैं भैया, डिप्टी स्पीकर इज नॉट सबॉर्डिनेट टू द स्पीकर, कॉन्स्टिट्यूशनली बोथ आर इंडिपेंडेंट ऑफिस होल्डर। ध्यान रखना, यूपीएससी यही फंसाता है, ठीक है, सीडीएस में क्वेश्चंस यही फंसाते हैं जब स्टेटमेंट बेस पूछता है कि भैया डिप्टी स्पीकर सुन के तो तुम बोलोगे हाँ नीचे है, लेकिन होता नहीं है, दोनों बराबर हैं, दोनों के अलग ऑफिस हैं, ठीक है, अब अलग इंडिपेंडेंट ऑफिस हैं, ठीक है, अलग दूसरा ऑफिस, ठीक बात है। 97 देखते हैं, सैलरी और अलाउंसेस का बात करता है। सैलरी जो है स्पीकर का, डिप्टी स्पीकर का कहां से मिलता है भैया? तो और चेयरमैन ऑफ राज्यसभा का भी कहां से होता है? तो डिसाइड किया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा, और लॉ के द्वारा इसको चेंज भी किया जा सकता है मेरे भाई, ठीक है। 98 देख ले, सेक्रेटरिएट ऑफ पार्लियामेंट भैया क्या होता है इसमें? ईच हाउस हैज इट्स ओन सेक्रेटरिएट। हर हाउस का एक अपना सेक्रेटरिएट होगा, चाहे वो राज्यसभा हो लोकसभा हो, जो कि चेयरमैन के अंडर में होगा। विच हैंडल्स द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव सपोर्ट फंक्शन। जो क्या करेगा भैया? जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है, जो भी काम है, ठीक है, लेजिस्लेटिव लॉ मेकिंग काम है, वो सारी चीजों का देखभाल करेगा, ठीक है, परफॉर्म करने में हेल्प करेगा। सेक्रेटरिएट स्टाफ अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑन एडवाइस ऑफ स्पीकर चेयरमैन रिस्पेक्टिवली, ठीक है। क्या बोलता है भैया कि सेक्रेटरिएट स्टाफ जो है ना वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट होगा, जो कि स्पीकर या फिर चेयरमैन के एडवाइस पे होगा, ठीक है। आर्टिकल 99 देखते हैं, ओथ के बारे में बात करता है, अफर्मेशन बाय मेंबर्स के बारे में। क्या बोलता है भैया? ईच एमपी मस्ट टेक ओथ और अफर्मेशन बिफोर टेकिंग देयर सीट्स। भैया जैसे वो इलेक्ट हो जाते हैं और सीट अपना ग्रहण करने वाले होते हैं, उनसे पहले उनको क्या होता है? ओथ दिया जाता है, ठीक है। ओथ दिलाता कौन है? तो प्रेसिडेंट दिलाती है, या फिर उनके द्वारा कोई भी एक इंसान जिसको वो अपॉइंट करती हैं, ठीक है, ध्यान रखना इसको। अब यहीं पे एक मस्त बात आता है, क्या भैया? प्रोटेम स्पीकर क्या होता है? तो एक टेम्पररी ऑफिसर होता है, ठीक है, जो कि सीनियर मोस्ट एमपी बोल सकते हो। जैसे मान लो हमने देखा था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वक्त सबसे पहला दिन क्या हुआ था? सचिदानंद सिन्हा जी को, क्योंकि वो ओल्डेस्ट मेंबर थे उस कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को, तो उनको एज अ रिस्पेक्ट देने के लिए भी उस दिन प्रेसिडेंट बना दिया गया था, है ना, उस कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का चेयरमैन बनाया गया था। सेम वही चीज होता है जब न्यू एमपीज आते हैं ना लोकसभा में, तो जो सबसे सीनियर मोस्ट मेंबर होता है उनको टेम्पररी बेसिस पे स्पीकर बनाया जाता है, जो वहां पे एजेड होते हैं, तो उसको ही प्रोटेम स्पीकर बोलते हैं, ठीक है। इसको भी अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। और इनको ओथ कौन दिलाते हैं? ओथ टू न्यू मेंबर एंड कंडक्ट टू इलेक्शन ऑफ द स्पीकर। क्या बोलता है भैया? अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट टू एडमिनिस्टर ओथ दिलाने के लिए, ठीक है, टू न्यू मेंबर, एंड क्या होगा? उसे प्रोटेम स्पीकर बन गया। अब सारे न्यू मेंबर को इनके थ्रू क्या दिलवाया जाएगा? ओथ दिलवाया जाएगा, ठीक है, और फिर कंडक्ट करवाया जाएगा स्पीकर का जो इलेक्शन है। ठीक बात है भैया, समझ गए। अब आर्टिकल 100 देखते हैं क्या कहता है। वोटिंग एंड कोरम के बारे में बात करता है, क्या है देखते हैं। तो आर्टिकल 100 में क्लाउज 1 बोलता है, नॉर्मली जो होता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स या फिर स्पीकर जो होते हैं या चेयरमैन होते हैं, डज नॉट वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस। पहले इंस्टेंस में वो वोट नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो एज ए मेंबर काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर इन केस ऑफ टाई होता है तो दोनों के पास ये पावर है कि कास्टिंग वोट वो दे सकते हैं, ठीक है।
यही कह रहा होगा स्टेटमेंट. बट द प्रेसाइडिंग ऑफिसर मे एक्सरसाइज अ कास्टिंग वोट इन केस ऑफ टाई. दिस अप्लाइज वेयर द प्रेसिडेंट ऑफिसर इज अ मेंबर दैट इज स्पीकर ऑफ लोकसभा. ये तब अप्लाई होता है. दिस अप्लाइज वेयर द प्रेसाइडिंग ऑफिसर क्या हो, मेंबर हो. ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है भैया, द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, वाइस प्रेसिडेंट जो है वो मेंबर ऑफ राज्यसभा है नहीं, इसीलिए डज नॉट हैव अ रेगुलर वोट. इनके पास रेगुलर वोट का पावर नहीं है. नॉर अ कास्टिंग वोट एज अ मेंबर. एज अ मेंबर ये कास्टिंग वोट भी नहीं दे सकते हैं. ध्यान रखना इसका. ठीक है, कोरम के बारे में क्या बोलता है भैया, आर्टिकल 100 के क्लाउज 3 में कोरम के बारे में बोलता है. कोरम मतलब होता है भैया 1/10 ऑफ टोटल मेंबर ऑफ द हाउस इज रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट अ कोरम फॉर ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस. कोई भी चीज पे बात करने के लिए पार्लियामेंट में पार्लियामेंट के सेशन को चलाने के लिए, बिजनेस के बारे में बात करने के लिए कोरम का होना बहुत जरूरी है. मतलब भैया 1/10 मेंबर का होना, प्रेजेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. अच्छा, 100 क्लाउज 4 में क्या बोलता है, इफ कोरम इज नॉट प्रेजेंट, अगर कोरम प्रेजेंट नहीं है, मतलब टोटल मेंबर्स के 1/10 मेंबर प्रेजेंट नहीं है, तो द हाउस में बी एडजर्न बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर. हाउस को क्या किया जाएगा, एडजर्न कर दिया जाएगा, मतलब टेम्पररी बेस पे बंद कर दिया जाएगा. ठीक है, फिर अगले दिन चलेगा. ठीक है. आर्टिकल 101 क्या कहता है भैया, वैकेशन ऑफ सीट्स के बारे में बोलता है. क्या है देखते हैं. ठीक है, इंटरेस्टिंग है. 101 क्लाउज 1 बात करता है, नो पर्सन कैन बी मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट साइमल्टेनियसली. मतलब भैया कहता है भैया कोई भी इंसान है ना, वो दोनों के मेंबर नहीं हो सकते एक साथ. ठीक है, ठीक बात है. 2 देखते हैं, अ पर्सन कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर एंड पार्लियामेंट एट द सेम टाइम. स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर और पार्लियामेंट के मेंबर भी एक साथ नहीं हो सकते. तीसरा क्या कहता है, अ मेंबर मे बी डिस्क्वालीफाई अंडर 102. रीजन अपीयर अंडर आर्टिकल 102. क्या है भैया रीजन, कि अगर 2 सीट्स पे हैं, वो स्टेट में भी है और पार्लियामेंट में भी है, तो उनको एक सीट छोड़ना पड़ेगा. अगर वो नहीं छोड़ते हैं तो किसी भी एक पोस्ट से उनको क्या होगा, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा. ठीक है. और वो किया किससे जाएगा, तो वो पार्लियामेंट से किया जाएगा, पार्लियामेंट से डिस्क्वालीफाई किया जाएगा उसको. ठीक है, अगर वो खुद से नहीं छोड़ता है तो. ठीक है, अगर वो स्टेट लेजिस्लेचर खुद से छोड़ता है तब तो पार्लियामेंट में उसकी सीट बची रहेगी. अगर वो नहीं करता है तो पार्लियामेंट वाला चला जाएगा उसका. बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना. 101 का 3A में क्या बोलता है, मेंबर में रिजाइन बाय राइटिंग टू चेयरमैन और द स्पीकर. भैया कोई भी मेंबर अगर रिजाइन करना है तो क्या करेगा, तो चेयरमैन को राज्यसभा में और लोकसभा में स्पीकर को रेजिग्नेशन देके रिजाइन कर सकता है. अच्छा, 4th क्लाउज क्या बोलता है, इफ अ मेंबर इज एब्सेंट विदाउट परमिशन, बिना परमिशन के 60 दिन तक एब्सेंट रहता है, तो हाउस में डिक्लेयर द सीट वैकेंट. हाउस क्या करेगा, उस सीट को वैकेंट डिक्लेयर कर देगा. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट. आर्टिकल 102 देखते हैं, डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप मेन ग्राउंड्स पे क्या क्या है. तो 102 का आर्टिकल 1 कहता है, सॉरी क्लाउज 1 कहता है, अ पर्सन इज डिस्क्वालिफाइड इफ ही और शी क्या करेगा भैया, तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करेगा अगर, तो उसको डिस्क्वालीफाई कर देगा. ठीक बात है. इज ऑफ अनसाउंड माइंड, मतलब सही सलामत होना चाहिए, पागल वागल इंसेन नहीं होना चाहिए. ठीक है, मैनिएक नहीं होना चाहिए. ठीक है. इज एन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, उनपे कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, बरी होने चाहिए, सब दोष मुक्त होना चाहिए जिसको बोलते हो तुम, है ना. इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, अगर सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है तो फिर क्या होगा, वो मेंबर नहीं हो सकते, उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा. वॉलेंट्री एक्वायर सिटीजनशिप ऑफ फॉरेन स्टेट, अगर वो मेंबर हैं और वॉलेंट्री किसी और नेशन का सिटीजनशिप रखते हैं तो उनको भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा. 102 का आर्टिकल 2 क्या कहता है, डिस्क्वालिफिकेशन अंडर द 10th शेड्यूल, एंटी डिफेक्शन, की ग्राउंड्स लिस्टेड ऑन द पेजेस, वॉलेंट्री गिविंग अप मेंबरशिप ऑफ द पार्शियली ऑन होल टिकट एज MP वॉज इलेक्टेड. ठीक बात है. इंडिपेंडेंट मेंबर्स ज्वाइनिंग अ पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर इलेक्शन. क्या बोलता है भैया कि डिस्क्वालिफिकेशन जो होगा ना 10th शेड्यूल के, 10th शेड्यूल हमने देखा था क्या था उसमें, एंटी डिफेक्शन लॉ. कोई भी अगर मेंबर है और वो अपने पार्टी को छोड़ के किसी और के तरफ जाता है जस्ट बिकॉज कि उसका मेजोरिटी बन जाए, तो उस पर क्या लग जाएगा, एंटी डिफेक्शन लग जाएगा. ठीक है, ठीक बात है, ये ध्यान रखना है. नॉमिनेटेड मेंबर ज्वाइनिंग द पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ नॉमिनेशन. ठीक है, नॉमिनेटेड मेंबर जो है वो अपना जो पॉलिटिकल पार्टी है क्या करता है, मेंबर ज्वाइनिंग अ पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ नॉमिनेशन, नॉमिनेशन के 6 महीने बाद तक अगर वो पार्टी छोड़ के किसी और का ज्वाइन कर लेता है तो यहां पे इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा.
वोटिंग और एब्सटेनिंग इन द हाउस कॉन्ट्रेरी टू डायरेक्शन ऑफ वन पॉलिटिकल पार्टी। मतलब क्या हुआ भैया, अब मान लो कोई पार्टी है, ठीक है, इलेक्शन पार्लियामेंट में, उसमें क्या होता है कि सर्टेन मान लो एक पार्टी है जो ए है, एक पार्टी है बी है। अब वो जो एमपी है वो ए से है, पता चला बी कुछ लाया और वो ए वाला जो था वो बी के तरफ से वोट कर दिया, हाँ यही होना चाहिए, तो वो अगर होगा तो इन पे डिस्क्वालिफिकेशन लगाया जा सकता है। ठीक है, ध्यान रखना। एक्सेप्शन क्या है, मर्जर, इफ 2/3 ऑफ मेंबर ऑफ अ पार्टी एग्री, अगर 2/3 लोग एग्री कर जाएंगे तब ये नहीं होगा, ठीक है, तब डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा। ये 91st सीए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 में जोड़ा गया था, याद रखना इसको। डिसीजन एंड जुडिशियल रिव्यू ऑन डिफेक्शन, कोई भी डिसीजन होगा, चाहे वो इलेक्शन से रिलेटेड हो, चाहे वो डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड हो, वो सारे डिसीजन कौन लेंगे, सुप्रीम कोर्ट साहब लेंगे। ठीक है, यही है। एक केस है यहाँ पे, क्योतो होलिहान वर्सेस जैचुलू केस। द जुडिशरी कैन रिव्यू द स्पीकर्स डिसीजन इन केस ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन। ठीक है, इसमें क्या कर सकता है, स्पीकर का डिसीजन को रिव्यू कर सकते हैं, कौन, स्पीकर, सॉरी सुप्रीम कोर्ट, है ना। द सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट कोर्ट रिव्यू इज परमिशिबल इन लिमिटेड वेज, कुछ वेज में कोर्ट रिव्यू कर सकता है चीजें। ठीक बात है, स्पीकर के डिसीजन को ध्यान रखना, जो कि शायद फर्दर चेंज हो जाता है, वो आगे हम पढ़ेंगे अगर चेंज हुआ होगा तो। ठीक है, आर्टिकल 103 क्या कहता है, डिसीजन ऑन क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन, द प्रेसिडेंट्स डिसीजन शैल बी डीम्ड फाइनल, प्रेसिडेंट का डिसीजन फाइनल माना जाएगा इफ क्वेश्चन अराइजेज रिगार्डिंग डिस्क्वालिफिकेशन अंडर 102, अगर किसी के ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन का जो चार्ज लगेगा तो। लेकिन प्रेसिडेंट मस्ट ऑब्टेन द ओपिनियन ऑफ इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन का उनको ओपिनियन लेना होगा बिफोर गिविंग अ फाइनल डिसीजन, फाइनल डिसीजन देने से पहले। ठीक बात है। दिस रिकॉर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर फॉर रेफरल टू इलेक्शन कमीशन, ये रिकॉर्ड्स करता है क्या, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर, मतलब ये मेंशन्ड है कि इलेक्शन कमीशन से तुमको लेना पड़ेगा चीजें, मतलब एज अ बात करनी होंगी, ओपिनियन लेना पड़ेगा। आर्टिकल 104 क्या कहता है भैया, पेनल्टी फॉर सिटिंग एंड वोटिंग व्हेन डिस्क्वालिफाइड। भैया अगर तुम डिस्क्वालिफाइड हो ना और तुम वोट कर रहे हो तो तुम पे पेनल्टी लगेगी। ठीक है, या वोट कर रहे हो या क्या कर रहे हो, बैठ रहे हो, तो तुमको क्या लगेगी, पेनल्टी लगेगी 500 पर डे की। ठीक है, याद रखना ये। आर्टिकल 105 क्या कहता है, पावर्स, प्रिविलेज एंड इम्यूनिटीज ऑफ मेंबर्स के बारे में बात करता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट के बारे में बात करता है। इसीलिए तुम देखते होगे जो सेशंस होते हैं उसमें कुछ भी बोला जा रहा होता है, ठीक है, एक दूसरे पे हंस रहे होते हैं, मजाक उड़ा रहे होते हैं, ताना कस रहे होते हैं, है ना, तो उसमें उनको प्रिविलेज है कि उन पे कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है। प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट कैन नॉट बी क्वेश्चन, कोई भी प्रोसीडिंग्स को क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है कोर्ट में। एब्सोल्यूट प्रिविलेज फॉर स्पीचेस एंड डिबेट इनसाइड पार्लियामेंट, उसमें कोई भी कुछ भी गाली भी दे देना, कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एमपीज आर नॉट लायबल सिविली क्रिमिनली फॉर वॉट दे से और वोट इन पार्लियामेंट, वही बोल रहा हूं जो अभी बताया ना, कुछ नहीं होगा इनका, तो ये चीज ध्यान रखना है। प्रोटेक्शन फ्रॉम सिविल अरेस्ट ड्यूरिंग दी सेशन and for 40 days before and after the session, this is a parliamentary convention practice mentioned। क्या बोलता है भैया इसमें, कि सिविल अरेस्ट नहीं हो सकता है सेशन के वक्त और 40 दिन पहले या 40 दिन बाद सेशन के। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक पार्लियामेंट्री कन्वेंशन है। ठीक है, दिस प्रोटेक्शन डज नॉट कवर क्रिमिनल अरेस्ट, क्रिमिनल अरेस्ट जो हो सकता है या प्रिवेंटिव डिटेंशन जो होता है वो हो सकता है। ठीक है, याद रखना। नोट क्या बोलता है, प्रोटेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट फ्रॉम क्रिमिनल प्रोसीडिंग इज अंडर आर्टिकल 361 एंड आर्टिकल 105। ध्यान रखना, इसको आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, आर्टिकल 106 किसके बारे में बात करता है, तो मेंबर्स के सैलरी और अलाउंसेस के बारे में बात करता है। पार्लियामेंट में बाय लॉ फिक्स सैलरीज, पार्लियामेंट जो है वही अपने लॉ के थ्रू क्या कर सकती है, फिक्स कर सकती है सैलरी को, अलाउंसेस को एमपीज के। ठीक है, दोनों हाउसेस के। ठीक बात है भैया। चलो बस और थोड़ा 1-2 स्लाइड्स और बचा होगा, फिर खत्म है। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर क्या बात करता है, अंडर 107 ऑनवर्ड क्या बोलता है भैया, तो एक बिल ओरिजिनेट होगा दोनों हाउस में, ठीक है, लोकसभा या राज्यसभा में, एक्सेप्ट मनी बिल। मनी बिल कहां ओरिजिनेट होगा, तो सिर्फ लोकसभा में होगा, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कहां होगा भैया मनी बिल, तो सिर्फ लोकसभा में, नॉट इन राज्यसभा। राज्यसभा में कोई ऑर्डिनरी बिल होगा। ठीक है, पासिंग अ बिल कैसे पास होगा, तो अब बिल बिकम पास्ड व्हेन बोथ हाउसेज एग्री, दोनों हाउस अगर एग्री करेगा तो वो पास होगा, तो भी पास नहीं होगा तो भी प्रेसिडेंट के पास जाएगा, वो फाइनल साइन करेगा, फिर वो एक्ट बनेगा। ठीक है, चलो पेंडिंग बिल्स क्या बोलता है भैया, अब बिल पेंडिंग इन पार्लियामेंट डज नॉट लैप्स मैरिली ड्यू टू एडजर्नमेंट और प्रोरोगेशन ऑफ द हाउस। कोई भी बिल अगर पेंडिंग होता है, ठीक है, तो वो लैप्स नहीं करता है,
एडजमेंट या प्रोरोगेशन के खातिर, ठीक है। वो बाद में जब नया सेशन आता है तो उसमें चीजें हो जाती है, उसमें वो बिल को कंटिन्यू कर लिया जाता है अगर वो गवर्नमेंट चाहती है तो, अगर नहीं चाहती है तो फिर वो पेंडिंग रह जाता है, यही वो बोल रहा है, ठीक है। डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा में क्या होता है, कब, अब देखो डिसोल्व, अगर मान लो लोकसभा डिसॉल्व हो गई तो जो बिल चल रही थी मान लो पास ही नहीं हुई दोनों सेशन से, दोनों हाउस से, तो वो पेंडिंग हो जाएगी, ठीक है। तो कोई पास ही नहीं हुआ भैया तो आगे तो एक्ट बनेगा नहीं वो, तो यहाँ इस केस में भी पेंडिंग हो सकता है बिल, ठीक है, ध्यान रखना। तीसरा क्या बोलता है, अ बिल पेंडिंग इन राज्यसभा जो कि सेंट नहीं हुआ है लोकसभा में इज नॉट अफेक्टेड बाय डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा। अब बिल पेंडिंग इन राज्यसभा, अगर राज्यसभा में कोई बिल पेंडिंग है विच हैज नॉट बीन सेंट टू राज्यसभा, जिसको लोकसभा भेजा ही नहीं गया है, तो वो इफेक्ट नहीं होगा डिसोल्यूशन से, ध्यान रखना इसको। दैट इज इट डज नॉट लैप्स ऑन डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा। लोकसभा डिसॉल्व हो भी जाएगा ना तो भी इस पे कोई असर नहीं होगा, क्योंकि नया लोकसभा जब आएगा उसमें ये बिल चला जाएगा, वहां से फिर ये एक्ट बन जाएगा प्रेसिडेंट के साइन के बाद, ठीक है। चलो अब देखते हैं लीडर्स, व्हिप एंड जॉइंट सीटिंग के बारे में। लीडर ऑफ हाउसेस, लोकसभा टिपिकली द प्राइम मिनिस्टर होते हैं लोकसभा के, ठीक है। इन राज्यसभा सीनियर मिनिस्टर होता है नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट, जिनको गवर्नमेंट नॉमिनेट करते हैं। रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होते हैं, तो गवर्नमेंट के बिजनेस को मैनेज करने के लिए होते हैं, ठीक है। लीडर ऑफ अपोजिशन होता है, क्या होता है भैया, रिकॉग्नाइज्ड व्हेन अ पार्टी क्रॉसेस दी 10% सीट थ्रेशोल्ड। मतलब भैया जितने मेजोरिटी में पार्टी है एटलीस्ट उनसे जो 10% सीट है उतना भी आना चाहिए उनको, ठीक है, तभी वो क्या बन पाएंगी, जो लोकसभा या राज्यसभा है जो कैपेसिटी है उनके 10% को, तभी वो क्या बन पाएंगी, लीडर ऑफ अपोजिशन बन पाएंगी। अभी कोई नहीं है मेरे भाई लीडर ऑफ अपोजिशन, ठीक है, ध्यान रखना इसको। रिसीव सर्टेन स्टेटस एंड फैसिलिटेट्स फर्स्ट, अच्छा सॉरी, स्टेटस एंड फैसिलिटीज, ठीक है, ठीक बात है। फर्स्ट रिकॉग्नाइज इन 1969, तो ये सबसे पहले कब हुआ था, 1969 में हुआ था, ध्यान रखना इसको। व्हिप क्या होता है भैया, बहुत बार एग्जाम में पूछता है, तो पार्टी व्हिप क्या होता है, डायरेक्ट पार्टी मेंबर होता है ऑन वोटिंग। वॉयलेशन ऑफ व्हिप इंस्ट्रक्ट कैन अट्रैक्ट डिस्क्वालिफिकेशन अंडर द एंटी डिफेक्शन लॉ। भैया पार्टी व्हिप डायरेक्ट पार्टी मेंबर्स ऑन वोटिंग, मतलब क्या होता है भैया, व्हिप मतलब होता है पर्टिकुलर एक, जैसे मान लो मेंबर्स हैं उनके वोटिंग अगर कर रहे हैं, ठीक है, उसमें से कोई एक ऐसा बंदा है जो अगेंस्ट चला गया उसके, तो ऐसे जो सब वोट कर रहा है उसको व्हिप बोल दे रहे हैं। एक अगेंस्ट बंदा जो गया वो नहीं किया, वो उसमें शामिल नहीं हुआ, तो उसके अगेंस्ट क्या हो जाएगा, डिस्क्वालिफिकेशन आ जाएगा। तो ये चीजें यहां पे बोल रहा है, ठीक है। चलो ज्वाइंट सीटिंग के बारे में बात करता है आर्टिकल 108, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बुलाया किसके द्वारा जाता है, तो प्रेसिडेंट के द्वारा जाता है, ठीक है, टू रिजॉल्व द डेडलॉक। अब मान लो कोई दो हाउसेस है जिसपे बिल पास होना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक जो है हाउस कर नहीं रहा है उसको पास, तो इन केस ऑफ डेडलॉक दोनों हाउस को बुलाया जाता है, बुलाते प्रेसिडेंट है। इसको प्रेसाइड कौन करता है, तो लोकसभा के स्पीकर करते हैं। और कंडीशन क्या होता है ज्वाइंट सीटिंग के लिए, तो रिजेक्शन, अगर दोनों हाउस में रिजेक्ट हो गई लेकिन बिल बहुत इंपॉर्टेंट है तो बुलाया जाएगा। डिसएग्रीमेंट हो गई कोई अमेंडमेंट पे, उस पर बुलाया जाएगा। जो कि इनएक्शन हो गई किसी चीज पे 6 मंथ से ज्यादा, तो उस पर बुलाया जाएगा, ठीक है। मनी बिल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम ज्वाइंट सीटिंग। इसमें ज्वाइंट सीटिंग नहीं होगा, इसमें लोकसभा डिसाइड करेगी जो भी होगी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसको। प्रोसीजर क्या है भैया, हमने ऑलमोस्ट देख लिया प्रोसीजर, बस शॉर्ट में इसको देख लेते हैं। ऑर्डिनरी बिल जो है वो इंट्रोड्यूस होगा दोनों हाउस के थ्रू, कोई भी कर सकता है उसको। डेडलॉक सिचुएशन में ज्वाइंट सीटिंग होगा, जो कि 108 आर्टिकल में मेंशन्ड है। इसको बुलाया जाएगा प्रेसिडेंट के थ्रू, और इनको प्रेसाइड कौन करेंगे, लोकसभा के स्पीकर करेंगे, ठीक है। मनी बिल क्या बोलता है, आर्टिकल 1010 में है, कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा, ये सिर्फ लोकसभा में आ सकते हैं। इसको स्पीकर डिसाइड कर सकता है कि भैया ये मनी बिल है या नहीं है, स्पीकर बताएगा ये, और किसी के पास पावर नहीं है, ठीक है। राज्यसभा कैन नॉट रिजेक्ट और अमेंड, ओनली सजेस्ट, और राज्यसभा के पास पावर नहीं है मनी बिल या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को कोई भी अमेंडमेंट करने का या चीजें करने का, ठीक है, या रिजेक्ट करने का। इनको 14 दिन के अंदर ये चीजें देख के रिटर्न करनी है, ठीक है, ध्यान रखना। प्रेसिडेंट का एसेंट किसमें है, आर्टिकल 111 में। ये कैन एसेंट विथ होल्ड एब्सोल्यूट वीटो, रिटर्न सस्पेंसिव वीटो और कीप पेंडिंग पॉकेट वीटो। इसमें क्या है भैया, वीटो देख लेते हैं। तो देखो मेरे भाई, प्रेसिडेंट को ना एक पावर मिला है वीटो का। क्या होता है इसमें भैया, अगर कोई बिल राज्यसभा से लोकसभा से पास होके आई प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट उस पर साइन करके चला गया, मतलब दे दिया बिल, तो वो एक्ट बन जाएगा। वो अगर एक्ट बन गया तो वो क्या हो गया, एब्सोल्यूट वीटो हुआ, ठीक है।
सॉरी 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 एन एसेंट विथ होल्ड, ठीक है, हाँ सॉरी सॉरी क्या कह रहा हूँ मैं, तो हाँ एसेंट देना है उसको तो वो एक्ट बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर वो एसेंट नहीं देता है, वो रख लेता है, तो वो एब्सोल्यूट वीटो कहता है, ठीक है। अगर वो रिटर्न कर देता है उसको कि भैया विदाउट साइनिंग, वो उस पर साइन नहीं किया, एक्ट नहीं बना, उसको वापस से रिटर्न कर दिया कि भैया इसमें चीजें चेंज करो, ये सही नहीं है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू लॉ, तो उस केस में वो सस्पेंसिव वीटो का यूज कर सकता है। और एक और वीटो है कि भैया बिल आया तो सही दोनों जगह से साइन होके, लेकिन मेरा मन नहीं है उसको एक्ट बनाने का, तो वो अपने पैकेट में इसको रख लेगा। बेसिकली प्रेसिडेंट का मन नहीं होता है, मन नहीं होने वाला बात नहीं होता है। होता क्या है कि मान लो पीछे के जो गवर्नमेंट है, जो उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, अगर वो उनको मना कर देते हैं कि नहीं भैया इसको एक्ट नहीं बनाना है, तो वो उसको पॉकेट वीटो के तौर पे यूज कर लेते हैं, ठीक है, ध्यान रखना इसको। बजट के बारे में देखते हैं जो आर्टिकल 112 में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन में बजट वर्ड डायरेक्ट मेंशन नहीं है, क्या मेंशन है भैया, तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेंशन है, याद रखना, ये आर्टिकल 112 में मेंशन है, ठीक है। सोर्स गवर्नमेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट के इनकम और एक्सपेंडिचर को दिखाते ही है। एक्सपेंडिचर को डिवाइड किया गया है, चार्ज एक्सपेंडिचर लाइक सैलरी हो गया प्रेसिडेंट के, जज के, और एक वोटेड एक्सपेंडिचर जो लोकसभा अप्रूव करेगी, ठीक है। इसमें क्या है प्रोविजन, तो एक एप्रोप्रिएशन बिल है जो कि आर्टिकल 114 में है, ये ऑथराइज करती है विथड्रॉल फ्रॉम कॉन्सोलिडेटेड फंड। कॉन्सोलिडेटेड फंड जो होता है उससे अप्रोप्रिएशन बिल के थ्रू ही हम चीजें निकाल सकते हैं, ठीक है। ये आर्टिकल 114 मेंशन करती है। सप्लीमेंट्री और एक्सेस ग्रांट अगर चाहिए एक्स्ट्रा स्पेंडिंग के लिए, तो आर्टिकल 115 में दिया गया है इसके बारे में। वोट ऑन अकाउंट के बारे में 116 में दिया गया है। टेम्पररी अप्रूव करता है टिल बजट इज पास, जब तक बजट पास नहीं होता। मतलब भैया देखो, बजट पास होने से पहले जो है ना, पर्टिकुलर टाइम के लिए अगर कुछ चीजें चल रही है और उस पर पैसा चाहिए, तो ये आर्टिकल 116 के थ्रू टेम्पररी अप्रूवल मिल सकता है, ठीक है। अच्छा, फंड्स तीन तरह के होते हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट और कंटिजेंसी फंड, इसको देख लेंगे, ठीक है। अच्छा चलो, आर्टिकल 117 क्या कहता है भैया, रेस्ट्रिक्शन और बिल अफेक्टिंग टैक्सेशन इन स्टेट, रेस्ट्रिक्ट कर देता है जो टैक्स पे अफेक्ट करता है, ऐसा बिल जो टैक्स पे अफेक्ट करे, तो वो 117 के तहत उसको रोक दिया जा सकता है। अब मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा नॉट इन राज्यसभा, इसको सिर्फ लोकसभा में ला सकते हैं, ये तो पता है। राज्यसभा कैन रिकमेंड चेंजेस बट लोकसभा कैन एक्सेप्ट और रिजेक्ट। राज्यसभा जो है ना, उनका काम क्या होगा मनी बिल के केस में, कि वो सिर्फ रिकमेंड कर सकते हैं चेंज, ठीक है। अब ये लोकसभा पे डिपेंड करता है कि वो उसको मानेंगे या नहीं मानेंगे। आर्टिकल 118 क्या बोलता है भैया, तो रूल्स ऑफ प्रोसीजर के बारे में कब बात करता है पार्लियामेंट का, क्या होता है, ईच हाउसेस लोकसभा एंड राज्यसभा कैन मेक इट्स ओन रूल फॉर कंडक्टिंग बिजनेस, कोई भी काम करने के लिए अपना बिजनेस, जो अंदर बातें होती है, अलग अलग चीजें होती है, उनके लिए अपना एक रूल बना सकती है, ठीक है। प्रेसिडेंट्स एसेंट्स नीडेड फॉर द रूल अफेक्टिंग राइट्स ऑफ मेंबर, अब ये जो रूल बन रही है वो कोई मेंबर के राइट्स को अफेक्ट नहीं करे, इसके लिए प्रेसिडेंट का अप्रूवल चाहिए होगा, ध्यान रखना इसको। आर्टिकल 119 क्या कहता है, रेस्ट्रिक्शन ऑन डिस्कशन ऑफ सर्टेन मैटर्स, कुछ मैटर्स पे क्या होगा, डिस्कशन नहीं होगा, उसका रेस्ट्रिक्शन पे बात करता है, ठीक है। सर्टेन मैटर्स कैन नॉट बी डिस्कस्ड इन पार्लियामेंट अनलेस अ रिजोल्यूशन इज पास, कुछ मैटर्स ऐसे हैं जो डिस्कस नहीं हो सकता है जब तक उस पर एक रिजोल्यूशन पास नहीं हो सकता है, ठीक बात है। टिपिकली रेफर्स टू सेंसिटिव इश्यूज लाइक डिफेंस और सिक्योरिटी, जैसे डिफेंस हो गया, सिक्योरिटी हो गया, इन पे बात हम खुल के नहीं कर सकते हैं ना, क्योंकि वो लाइव रिकॉर्डिंग हो रही होती है, तो सबको चीजें नहीं बता सकते हैं इसके रिगार्डिंग, ठीक बात है। अब आर्टिकल 123 देखते हैं, ठीक है, क्या है इसमें भैया, तो डेफिनेशन बोलता है अ टेम्पररी लॉ इशूड बाय द प्रेसिडेंट और गवर्नर व्हेन पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर इज नॉट इन सेशन, कि भैया जब सेशन नहीं चल रहा होगा ना, या जब पार्लियामेंट नहीं चल रही हो, काम नहीं कर रही होंगी, या स्टेट लेजिस्लेचर काम नहीं कर रहा होगा, उस टाइम पे भी लॉ बनाने का पावर होगा, और ये पावर किसके पास होगा, प्रेसिडेंट के पास होगा, ध्यान रखना, ये गवर्नर के पास होगा स्टेट लेजिस्लेचर में, वो एक टेम्पररी लॉ बना के काम करवा सकता है, काम चला सकता है ना। बाद में जब लोकसभा बनेगी, पार्लियामेंट के लोग मिलेंगे, बनेंगे, तो फिर क्या होगा, तो फिर वो वापस से एक नया लॉ पास करवा के उसको कंटिन्यू अगर करवाना है तो कंटिन्यू करवा सकता है, नहीं करवाना है तो नहीं करवा सकते हैं, ठीक है, ये डिपेंड करेगा। आर्टिकल 123 में प्रेसिडेंट को और आर्टिकल 213 में गवर्नर को, ऐसे देखो 123 231, ये याद रखना, ठीक है।
12-3-21-3 ऐसे याद रखना। तो 12-3 में किसको, प्रेसिडेंट को, और 21-3 में किसको, गवर्नर को। पर्पस क्या है भैया, तो कोई भी चीज पे डिले नहीं हो जाए, ठीक है, लॉ बनने में डिले नहीं हो, अर्जेंट मैटर हो तो उस पर इमीडिएट एक्शन लेने के लिए ये बनाया जा सकता है, ये पर्पस है इनका। ड्यूरेशन क्या है भैया, तो अप्रूव होना चाहिए पार्लियामेंट से विद इन 6 वीक ऑफ री असेंबली। भैया लॉ तो तुम पास करवा दोगे एज ए प्रेसिडेंट या गवर्नर, लेकिन 6 महीने 6 वीक के अंदर अंदर, याद रखना वीक है, 6 वीक के अंदर अंदर तुमको क्या करना पड़ेगा, इसको अप्रूव करवाना पड़ेगा पार्लियामेंट से, नहीं तो ये सीज हो जाएगा। लिमिटेशन क्या है भैया, कैन नॉट बाईपास पार्लियामेंट परमानेंटली। भैया ये पार्लियामेंट को बाईपास नहीं कर सकता है, मस्ट विद इन द लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस, मतलब ये जो भी डिसीजन लेगा, जो भी लॉ बनाएगा, वो पार्लियामेंट को पास नहीं कर सकता है, वो उसके अंडर में रहकर काम करना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान रखना इसको। बस कुछ 1-2 स्लाइड्स और होगा, खत्म है उसके बाद। व्हेन पार्लियामेंट वॉज नॉट इन सेशन, प्रेसिडेंट इशू कर सकते हैं ऑर्डिनेंस, ये तो हमने देखा, 6 मंथ की वैलिडिटी रहेगी प्लस 6 वीक रहेगा, मस्ट बी अप्रूव्ड बाय पार्लियामेंट, जिसको 6 वीक के अंदर क्या करवाना पड़ेगा, अप्रूव करवाना पड़ेगा, ठीक है। मिसयूज स्ट्रक डाउन इन डीसी वाधवा केस 1986, भैया पूछ लेगा डायरेक्ट, डीसी वाधवा केस क्या था, तो इसमें मिसयूज किया गया था यही ऑर्डिनेंस के पावर को, जो कि 1986 में हुआ था, ठीक है। स्पेशल पावर ऑफ राज्यसभा देखते हैं, वैसे तो हमने देखा स्पेशल पावर, लेकिन 2 पॉइंट्स यहां से देख लो कि कैन अलाउ पार्लियामेंट टू मेक लॉ ऑन स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट, जो स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है ना, उस पे लॉ बनाने का अधिकार देता है पार्लियामेंट को, ठीक है। और क्या कर सकता है, कैन अप्रूव क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विस, और ये क्या कर सकता है, अप्रूव कर सकता है किसका, क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विस, जो कि आर्टिकल 312 में है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। पार्लियामेंट्री कमिटीज देख लेते हैं। Parliamentary committees are group of MPs formed to study, examine and recommend on specific matter in detail, making parliamentary work more efficient। भैया ऐसी कमिटीज जो MPs के काम को, MPs के जो रिकमेंडेशन है, जो लॉ मेकिंग है, जो चीजें हैं, उनको एफिशिएंट बनाने के लिए जो कमिटीज बनती है ना, वो कमिटीज होती हैं पार्लियामेंट्री कमिटीज। बेसिकली क्या होता है, लॉ तो बन गया भैया, उसको एग्जीक्यूट करवाने में जो हेल्प करती है ना उन मिनिस्ट्रीज का, तो वो कौन करवाती है, वो पार्लियामेंट्री कमिटीज करती है। अब देखते हैं क्या क्या है, ये क्या करती हैं, तो हैंडल डिटेल स्क्रूटनी ऑफ बिल्स एंड पॉलिसीज, जितनी भी बिल्स होती हैं, पॉलिसीज होती हैं, उनको उनकी डिटेल रखती हैं। एग्जामिन करती है गवर्नमेंट के फाइनेंस को, बजट को, एक्सपेंडिचर को। इंश्योर करती है अकाउंटेबिलिटी को, ट्रांसपेरेंसी की गवर्नमेंट की, ठीक है, कितना खर्चा, कितना बजट एलोकेट हुआ, कितना बजट, अगर बजट मिला तो उससे खर्चा कितना हुआ, अगर खर्चा नहीं हुआ तो गया कहाँ पैसा, इन चीजों का ध्यान रखा जाता है। टाइप क्या है भैया पार्लियामेंट्री कमिटीज का, तो पहला है स्टैंडिंग कमिटीज, ठीक है, जो कि परमानेंट है, एग्जिस्ट करता है हर एक, मतलब थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल तक। एग्जांपल क्या है, पब्लिक अकाउंट हो गया, एस्टिमेट कमिटीज हो गई, कमिटीज ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, ये इसके एग्जांपल है। पर्पस क्या है भैया, तो वही बिल्स, फाइनेंस, गवर्नेंस फंक्शन को हेल्प करने में ये यूज होती हैं। दूसरी है एडहॉक कमिटीज। एडहॉक मतलब क्या होता है भैया, जो टेम्पररी बेसिस के लिए बनी है ना, उसको एडहॉक बोलते हैं, ठीक बात है। ये क्या होता है इसमें, तो फॉर्म्ड फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस एंड डिसॉल्व आफ्टर द टास्क कंप्लीशन, मतलब कोई चीज के लिए बना, मान लो कोई सर्टेन टास्क आ गया, ठीक है, तो एक कमिटीज का गठन कर दिया गया, अब वो टास्क ही कंप्लीट हो गया, तो वो कमिटी का क्या काम रहा, कोई काम नहीं, तो उसको हटा दिया जाता है फिर। जैसे एग्जांपल में सेलेक्ट कमिटी एग्जामिन्स अ स्पेसिफिक बिल हो गया, जॉइंट कमिटी कंबाइंस मेंबर्स फ्रॉम बोथ राज्यसभा, बोथ हाउसेज ऑफ द फॉर द टास्क, दोनों हाउसेज के मेंबर्स को कंबाइन करके जो बनाती है उसको जॉइंट कमेटी बोलते हैं। तो ये एग्जांपल्स हैं इसके एडहॉक कमिटीज के, ठीक है, ध्यान रखना इसको। बहुत इंपॉर्टेंट वैसे है नहीं, क्योंकि ज्यादा कमिटी स्टैंडिंग कमिटीज से पूछती हैं, ठीक है। चलो सिग्निफिकेंस देखते हैं क्या होता है कमिटीज का। तो ये डिटेल्ड डिस्कशन विच इज नॉट पॉसिबल इन फुल हाउस सेशन, जो डिटेल्ड डिस्कशन है ना, जो हाउस में नहीं पॉसिबल है, वो ये करती हैं। रिड्यूस करती हैं पार्लियामेंट के वर्कलोड को, और इनहेंस करती है क्या, अकाउंटेबिलिटी को, ट्रांसपेरेंसी को, गवर्नमेंट के एक्शंस का, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो अब देखते हैं मेंबर्स क्या, कौन कौन कितने कितने होते हैं स्टैंडिंग कमेटी में। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी में 22 मेंबर्स होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा के, 7 राज्यसभा के होते हैं। एग्जामिनीज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और सीएजी का रिपोर्ट ये चेक करते हैं, इंपॉर्टेंट है ये, याद रखना क्या होता है पब्लिक अकाउंट कमेटी, कौन इसके हेड होते हैं, ये सब ध्यान रखना, मेंबर्स कितने होते हैं। एस्टिमेट कमेटी कितने होते हैं, तो 30 मेंबर्स होते हैं, सब लोकसभा के। ये क्या करते हैं भैया,
तो सजेस्ट करते हैं इकोनॉमिकल वेज टू यूज गवर्नमेंट फंड, जो गवर्नमेंट फंड इकट्ठा हो रही है टैक्स के थ्रू, अलग अलग चीजों के थ्रू, है ना, वो यूज कहां करना है उसके बारे में ये एस्टिमेट करती हैं। तो एस्टिमेट कमेटी में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ पीपल होता है, 30 लोग होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना इसको। कमिटीज ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग कितना भैया, 22 मेंबर लोकसभा, 22 नंबर टोटल, और 15 और 7 राज्यसभा के। रिव्यू करती है पब्लिक सेक्टर के अंडरटेकिंग को, ठीक बात है। कमिटीज ऑन गवर्नमेंट एजुरेशन 31 मेंबर होती है, अच्छा 31 है इसमें, 21 इसमें और 10 इसमें। मॉनिटर करती है प्रोमिसेस मेड बाय मिनिस्टर्स इन द पार्लियामेंट, जो भी मिनिस्टर्स प्रॉमिस करते हैं उनको वो चीजें हो रही है या नहीं हो रही है, ये कमिटी ऑन गवर्नमेंट एजुरेशन करती है। कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन भी 30 मेंबर्स का होता है, जिसमें 21 लोकसभा, राज्यसभा के 9, और एग्जामिन क्या करते हैं, रूल्स और रेगुलेशन को जो फ्रेम करती है गवर्नमेंट, ठीक है। रूल्स कमेटी होती है 15 मेंबर की, जो लोकसभा से होती है, एग्जामिन करती है प्रोसीजर और रूल्स ऑफ द हाउस को। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है जो 15 मेंबर की होती है, सारे लोकसभा के होते हैं। शेड्यूल बिजनेस ऑफ पार्लियामेंट, ये शेड्यूल देखती है पार्लियामेंट के। अब देखते हैं एडॉक कमेटी, बस खत्म। क्या है भैया एडॉक कमेटी, सेलेक्ट करता है सेलेक्ट कमेटी होता है इसमें, जिसमें नंबर वेरी होता है, ठीक है। फॉर्म्ड होता है टू एग्जामिन अ पर्टिकुलर बिल इन डिटेल, कोई भी पर्टिकुलर बिल को डिटेल में अगर एग्जामिन कर रहे हैं तो उसके लिए सेलेक्ट कमेटी बना दी जाती है। ज्वाइंट कमेटी बनती है जिसमें नंबर वेरीज करता है, इसमें दोनों हाउस के मेंबर इंक्लूड होते हैं। फॉर्म होता है एक स्पेसिफिक टास्क के लिए। कमिटी ऑफ प्रिविलेज क्या होता है, मेंबर्स वेरी करता है, इसमें भी एग्जामिन करता है पार्लियामेंट्री ब्रीचेस को, ठीक है, ध्यान रखना इसको। एडॉक कमिटीज ऑन डिमांड क्या होता है, बिल्स को और सब्जेक्ट्स फॉर्म फॉर स्पेसिफिक पर्पस एंड रिजॉल्व आफ्टर कंप्लीशन, कोई भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए कोई सब्जेक्ट है उस पर स्टडी करने के लिए ये बनाई जाती है एडॉक कमिटीज ऑन डिमांड, ठीक है। और उसके टास्क को कंप्लीट करते ही ये जो कमिटी है वो एंड हो जाती है। अब हम देखते हैं क्वेश्चंस, लगभग 15 क्वेश्चन है इसमें, सारे हो जाएंगे तुमसे, ठीक है, आराम से करो और देखते हैं कैसे। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स दैट लोकसभा कैन हैव एज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भैया मैक्सिमम मेंबर कितना हो सकता है लोकसभा में, तो 552 हो सकता है, ध्यान रखना, ठीक है। चलो, हु इज कंसिडर्ड एज इंटीग्रल, एक सेकेंड, ठीक 552 नहीं हो सकता भाई, 550 हो सकता है ना इसमें, तो ये बी होगा, पता नहीं 550। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स दैट लोकसभा कैन हैव एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है ना, ठीक है भाई, सी इज द करेक्ट, ठीक है, 552 होगा इसका, ठीक है। चलो, हु इज कंसिडर्ड एज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, इंडियन पार्लियामेंट का किनको हिस्सा माना जाता है, तो ये हम जानते हैं प्रेसिडेंट साहब को माना जाता है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, ठीक है। क्वेश्चन 3 क्या कहता है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन अ मनी बिल, मनी बिल कौन डिफाइन करता है भैया, तो 110 में होता है। 112 में क्या है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको हम लोग बजट भी बोलते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। हाउ मेनी मेंबर्स कैन बी नॉमिनेटेड टू राज्यसभा बाय प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट कितने मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकता है राज्यसभा में, तो 12 मेंबर्स को कर सकता है, लिसेस के थ्रू करते हैं, ये याद रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के कंपोजिशन कौन सा ट्रू नहीं है, तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ इतना होगा, इतना करंटली है, 238 मेंबर फ्रॉम स्टेट, मैक्सिमम 12 लोग होगा नॉमिनेटेड प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक, मैक्सिमम तो नहीं है वो। चलो, एट प्रेजेंट 10 मेंबर है, जो कि यूटी से आता है, ये इसके राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है, ध्यान रखना इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द कंपोजिशन लोकसभा, कौन सा भैया कंपोजिशन ऑफ लोकसभा से ट्रू नहीं है, तो इसमें ट्रू नहीं है पूछ रहा है, नॉट ट्रू, तो ये 2 एंग्लो इंडियन हट गया है मेरे भाई, इसमें भी तो कहीं वही नहीं पूछा था, अच्छा नॉट ट्रू है ना, सही, हाँ फिर तो ठीक है, ठीक तो है यही, ये ट्रू नहीं है वही तो। चलो, सबकॉन्शियसली सही ठीक हो जाता है। चलो, क्या है भैया, वोटिंग एज वॉज रिड्यूस्ड फ्रॉम 21 to 18 बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट मेरे भाई, ठीक है, बहुत से एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, 61st अमेंडमेंट से, याद रखना इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट एडजमेंट सिनेडाई, कौन सा भैया ट्रू नहीं है इसमें, तो याद रखना ये पावर ऑफ एडजमेंट सिनेडाई ट्रू नहीं है, ठीक है। प्रिसाइडिंग ऑफिस हाउस, ये ध्यान रखना इसको। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड द लेम डक सेशन, भैया लेम डक सेशन इसमें से किसको बोलते हैं, तो ये मेरे भाई लास्ट सेशन को बोलते हैं जो लोकसभा का होता है, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्वेश्चन आर सेशन ऑफ पार्लियामेंट, कौन सा क्वेश्चन आर सेशन होता है भैया, तो ये फर्स्ट आवर ऑफ पार्लियामेंट्री सिटिंग होता है, ठीक है, ध्यान रखना इसको।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द स्टैंडर्ड क्वेश्चन इन क्वेश्चन आर, कौन सा भैया ट्रू है इसमें से? तो रिक्वायर्स ओरल आंसर, सप्लीमेंट्री आंसर इसमें अलाउ होता है, ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग मोशन इज प्रपोज फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट और रिमूवल ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर, कौन सा है भैया इसमें से? तो मेरे भाई ये सब्ट्रैक्टिव मोशन आता है, सॉरी सब्सटेंसिव मोशन आता है, ठीक है, ध्यान रखना। सब्सटेंसिव क्या कह रहा हूं मैं, ठीक है, ध्यान रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डिफाइंस द मनी बिल, भैया कितनी बार पूछोगे? 110 117 में क्या है? टैक्स के रिलेटेड कोई भी चीजें बनेगी, बिल बनेगी तो वो कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट मनी बिल, कौन सा ट्रू नहीं है? सिर्फ लोकसभा में हो सकता है, बिल्कुल सही। इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली बाय अ मिनिस्टर, सिर्फ मिनिस्टर के द्वारा, बिल्कुल। इट कैन बी नॉमिनेटेड, सॉरी, इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, बिल्कुल सही। राज्यसभा कैन डिटेन मनी बिल, नहीं भैया, राज्यसभा के पास इतना पावर ही नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द मनी बिल, कौन सा ट्रू नहीं है? क्वेश्चन पढ़ो मेरे भाई और इसका आंसर बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है, कौन सा ट्रू नहीं है। अगर तुमने पढ़ा होगा ठीक से तो तुमसे हो जाएगी ये, ठीक है। ये आंसर की है, देख लेना, बाकी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कैसा लगा क्लास यार, ठीक है। आई होप कि तुम्हें मजा आया हो, चीजें समझ में आया हो, ठीक है। बाकी कोई डाउट होगा तो पूछना कमेंट सेक्शन में, बाकी टेलीग्राम पे फॉलो कर लेना यार, वहां पे भी पूछ सकते हो कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है। यहाँ तक अगर बने हो तो लाइक वाइक देख लेना यार, ठीक है, लाइक करते हो तो ज्यादा लोगों तक पहुंचती है, ज्यादा लोग पढ़ पाते हैं चीजें, ठीक है, तो उसको देख लेना, तुम पे है वो, तुम्हारे ऊपर, अगर चीजें समझ में आएंगी तो करना, नहीं तो नो इशू। बाकी इतना तक बने हो तो मेरे भाई थैंक यू फॉर बीइंग हियर एंड कीप लर्निंग यार, पढ़ते रहो मजे से, ठीक है। चलो जय हिंद मेरे भाई, ख्याल रखो अपना, ठीक है, थैंक यू।